तो भाई यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी उसकी अहमियत है, तो क्यों है? तो देखो बात यह है कि अगर मैं चाहता हूं कि लाइट के इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व कर सकूं, तो मुझे दो ऐसी लाइट चाहिए जो कि मोनोक्रोमेटिक हो, सेम वेवलेंथ वाली हो, और कोहेरेंट हो। कोहेरेंट का मतलब सेम फेज में हो, यानी कि बिल्कुल सेम हालत में हो जब दोनों वेव्स आपस में इंटरफेयर करें। तो ऐसी दो सोर्सेस तो ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। तो एक रिजल्ट, एक तरीकेकार निकाला यंग ने, और वो हम इस एक्सपेरिमेंट के अंदर समझेंगे, जिसे हम कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किस तरीके से हुआ था। मतलब पहले हम एक्सपेरिमेंट को देखेंगे और बाद में जो डेरिवेशन वाला हिस्सा है उसकी तरफ आएंगे। तो देखो सबसे पहले हमें ज़रूरत है एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। तो समझ लो ये एक ऐसा बल्ब है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट को इमिट कर रहा है, यानी कि एक ऐसी लाइट जिसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है। ठीक है जी। तो ये इमिट करेगा तो इस तरीके से सबसे पहले हमें मिलेगा उसका एक क्रस्ट। तो ये जो ब्लू से नज़र आ रहा है ये आप समझ लें कि एक क्रस्ट का वेव फ्रंट है। इसी तरीके से ट्रफ आएगी, नेक्स्ट क्रस्ट ट्रफ, फिर इसी तरीके से क्रस्ट एंड ट्रफ। तो यहाँ पे जो ब्लू से आपको नज़र आ रहे हैं ना वेव फ्रंट, ये क्रस्ट को शो कर रहे हैं, और जो ब्राउन से नज़र आ रहे हैं वो ट्रफ को शो कर रहे हैं। ठीक है ना, वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अच्छा जी, अब हम क्या रखते हैं, हम इसके सामने एक ऑब्स्टेकल रखते हैं, और उस ऑब्स्टेकल के अंदर ये दो ओपनिंग्स हैं। अच्छा, इन ओपनिंग्स को स्लिट्स कहा जाता है, और ये बहुत नैरो होने चाहिए। जितने नैरो होंगे उतना हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। ये यंग ने जो किया था एक्सपेरिमेंट, उसमें ये जो स्लिट्स थे, यानी कि जो ओपनिंग्स हैं जहाँ से हमने लाइट को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, वो बहुत ही ज़्यादा नैरो होने चाहिए कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे होने चाहिए। ओके, फिर क्या होगा, लाइट कुछ इधर से आउट होगी, कुछ इधर से आउट होगी। ठीक है, तो देख लो फॉर एग्जांपल जो पहला वाला क्रस्ट यहाँ पे हमने बनाया था, वो यहाँ पे पहला पहला क्रस्ट नज़र आ जाएगा दोनों तरफ। इसी तरीके से फिर ये आ गए दोनों के दोनों ट्रफ, और यहाँ पे दोनों इंटरफेरेंस कर रहे हैं, क्लियरली नज़र आ रहा है। इसी तरीके से फिर ये आ गए क्रस्ट। ठीक है ना, दोनों के क्रस्ट आ गए और इंटरफेरेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं काफ़ी क्लियरली। और इसी तरीके से आखिरी वाला ट्रफ भी आपस में इंटरफेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ठीक है, अब आप ये देख लो कि एक लाइट को मैंने दो हिस्सों में ब्रेक किया है, तो मोनोक्रोमेटिक भी है और लाइट सेम फेज से भी आ रही है, मतलब कि एक ही सोर्स से आ रही है, जाहिर सी बात है। एक ही वेव फ्रंट को दो पार्ट्स में ब्रेक कराए तो फेज भी सेम है, कोहेरेंट भी है, और ये मोनोक्रोमेटिक भी हैं। यानी कि हम इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करके हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो फिर उसको ऑब्जर्व कैसे करें, तो उसके लिए ज़रूरत है हमें एक स्क्रीन की। यहाँ पे हमने पर्दा सा वाइट कलर का कपड़ा रख दिया, या कोई भी स्क्रीन जो कि वाइट हो, जिसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो क्लियरली हमें नज़र आएगी। तो देख लेते हैं कि कहाँ पे कौन सा वाला इंटरफेरेंस हो रहा है। तो जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं इंटरफेरेंस वाले टॉपिक में कि दो टाइप का इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव कब होता है, जब क्रस्ट पे क्रस्ट या ट्रफ पे ट्रफ लाई करे। ओके, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब क्रस्ट पे ट्रफ या ट्रफ पे क्रस्ट लाई करे। तो ज़रा आप ऑब्जर्व करो, सबसे पहले ये दोनों ब्राउन वाले जो हैं वो ट्रफ है, यानी कि ट्रफ पे ट्रफ लाई कर रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और बिल्कुल इसी की सीध में आ जाओ, यहाँ पे दो क्रस्ट आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि ये भी जो पॉइंट है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का है। सिमिलरली इसी की सीध में आ जाओ, तो यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि दो ट्रफ ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि ये जो लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन के अंदर जो लाइट का इंटरफेरेंस हो रहा है वो कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो आप देखेंगे हमें सामने लाइट मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से रेड लाइट एमिट हो रही है, तो हमें यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक फ्रिंज, यानी कि एक चौड़ी सी एक जगह नज़र आएगी जहाँ तक लाइट पहुँच रही होगी, इसको फ्रिंज कहते हैं, और लाइट यहाँ पे पहुँच रही है। ठीक है ना, तो मैंने लाइट को फॉर एग्जांपल रेड से शो कर दिया है कि जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से निकल रही थी वो थी रेड कलर की। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसके अलावा और कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है इसके ऊपर और नीचे की तरफ। तो ज़रा ऑब्जर्व करो, यहाँ पे कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है, क्रस्ट पे ट्रफ लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा इंटरफेरेंस है, ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिमिलरली यहाँ पे भी कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कि अगर हम इस लाइन में जाएंगे तो हमें कौन सा इंटरफेरेंस नज़र आ रहा है, क्लियरली डिस्ट्रक्टिव। और डिस्ट्रक्टिव है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा इसके ऊपर यहाँ पे लाइट नहीं पहुँचेगी। और इसी तरीके से इसी के बिल्कुल नीचे आ जाओ, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पे भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे लाइट, तो यहाँ से जब आप देखोगे तो यहाँ से जो लाइट जा रही है वो यहाँ तक पहुँचेगी नहीं, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। लेकिन अगला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ होगा, अगला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ऊपर,
क्यों हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? क्योंकि देख लो यहाँ पे ट्रफ फ्लाई कर रहा है, तो ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो यकीनन हम देखेंगे कि यहाँ पर लाइट पहुँच रही है, हमें एक ब्राइट लाइट का पोर्शन नज़र आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें ब्राइट लाइट मिलेगी। क्यों मिली? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है? यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि यहाँ पर हमें कुछ गैप नज़र आया, लाइट नहीं पहुँची, फिर लाइट पहुँची, फिर ऐसे ही होगा लाइट नहीं पहुँचेगी, फिर यहाँ पे लाइट पहुँचेगी। सिमिलरली यहाँ पे लाइट पहुँच रही है, सेंट्रल जो है यहाँ पे नहीं पहुँच रही, ठीक है ना, यहाँ पे अंधेरा होगा, फिर यहाँ पे लाइट पहुँच रही है, फिर आगे अंधेरा होगा, यानी कि पैटर्न इसी तरीके से चलेगा। और ये जो पैटर्न है, जहाँ जहाँ लाइट पहुँच रही है, ये जो जगह है, स्पेस है, फ्रिंज है, जाहिर सी बात है चौड़ी जगह है तो फ्रिंज कहते हैं उसे, तो ये बन जाते हैं ब्राइट फ्रिंजेस। ये वो जगह है जहाँ पर लाइट पहुँची, और लाइट पहुँची है तो वहाँ पे किस इंटरफेरेंस की वजह से लाइट पहुँची है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। और सिमिलरली जहाँ पे लाइट नहीं पहुँची, यानी कि यहाँ पर और ऊपर वाला पोर्शन भी होगा और यहाँ वाला पोर्शन भी होगा, यहाँ पे लाइट नहीं पहुँची तो ये एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पर लाइट नहीं है, अंधेरा है, इस वजह से इन फ्रिंजेस को हम कहते हैं डार्क फ्रिंजेस। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है ना, बेसिकली वो यही डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस है। यंग ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कंडीशंस फुलफिल करी, ठीक है ना, कंडीशंस फुलफिल करी इंटरफेरेंस की। मोनोक्रोमेटिक भी हैं दोनों लाइटें, इस वजह से इंटरफेरेंस हो रहा है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। फिर सेम फेज में भी जाहिर सी बात है कोहेरेंट है, एक ही वेव है, उसी को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक किया था, तो दोनों का फेज तो सेम होगा ही होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट पूरा। अब इसी एक्सपेरिमेंट की मदद से हमें कुछ फॉर्मूले ड्राइव करने के लिए पेपर में दिए जाते हैं, तो वो मैं वन बाय वन बताता हूँ, ठीक है जी। अब उसी को जो है ना वेव फ्रंट के बजाय हमने रे से कंसिडर कर लिया। फॉर एग्जांपल दो स्लिट्स हैं S1 एंड S2, ठीक है, इनसे बहुत सारी रेज जा रही होंगी, लेकिन मैंने कोई सी दो रे बनाई। एक रे बनाई जो S1 से जा रही है पॉइंट P पर, और फिर दूसरी रे बनाई जो S2 से जा रही है पॉइंट P पर, ठीक है ना। दोनों ही पॉइंट P पर मीट कर रहे हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी, अभी हमें इस बारे में नहीं सोचना, लेकिन बस ये कि दोनों रेज वहाँ पे जाकर मिल रही हैं। तो पहले वाली जो है रे है उसको R1 का नाम दे दिया, और दूसरी वाली जो रे है उसको R2 का नाम दे दिया। अच्छा, D है दोनों स्लिट्स के दरमियान का डिस्टेंस, और L जो है ये है स्क्रीन से लेकर ये जो स्क्रीन यहाँ पे नज़र आ रही है, स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान का डिस्टेंस, जो कि हम किससे शो कर रहे हैं? हम शो कर रहे हैं L से। तो फिलहाल फिगर की ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, फिलहाल जो कुछ मैंने बताया उसको याद रखना है। S1 S2 दो स्लिट्स हैं, दरमियान का डिस्टेंस D है, ठीक है जी। इन स्लिट से L फासले के ऊपर एक स्क्रीन रखी हुई है, हमने कंसिडर किया पॉइंट P, जहाँ पे S1 और S2 से गुजरने वाली दो रेज R1 और R2 जाकर मिल रही हैं पॉइंट P के ऊपर। और ये जो पॉइंट P है, ये हमारे जो दोनों स्लिट्स के दरमियान जो सेंट्रल पार्ट है ना, जो सेंट्रल पॉइंट है, उसके रेफरेंस से अगर स्क्रीन पर एक पॉइंट बनाया जाए, यानी कि समझ लो स्क्रीन के सेंटर से कुछ फासले पर है, तो वो जो हाइट है उसको हमने शो किया हुआ है y से, यानी कि C जो है वो सेंटर पार्ट है इस स्क्रीन का, और O जो है वो मिड पॉइंट है S1 और S2 यानी कि दोनों स्लिट्स का। अच्छा जी, अब देख लेते हैं पार्ट डिफरेंस निकालना है बेसिकली, क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं कि कंस्ट्रक्टिव हो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, बेसिकली वो डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस के ऊपर। तो पाथ डिफरेंस कैसे होगा? क्लियरली नज़र आ रहा है, R2 ज़्यादा फासला तय कर रही है P तक, R1 कम फासला तय कर रही है, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा फासला तय कर रही है? तो यकीनन ये वाला जो डिस्टेंस है S1P यानी कि PS1 डिस्टेंस है, और ये P से लेके S2 तक का डिस्टेंस PS2 होगा। तो पार्ट डिफरेंस कैसे मालूम कर सकते हैं? PS2 में से PS1 को माइनस कराएंगे, ठीक है, यानी कि R2 में से R1 को माइनस कराएंगे। लेकिन वो कैसे करा सकते हैं? तो देखो ग्राफिकली करेंगे। हम क्या करेंगे? हम छोटी लाइन से बड़ी लाइन की तरफ, यानी कि छोटी रे R1 से R2 की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो कि मीट कर रहा है पॉइंट Q के ऊपर, ठीक है जी। तो यकीनन हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया S1 S2 Q, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है जो कि हमने बनाया है थीटा, ठीक है, ये बन रहा है जो भी हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है उसका S1 से एंगल, ठीक है जी। तो हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया S1 S2 Q। अब मैं मालूम करना चाहता हूँ ये वाली वैल्यू ना, S2 से लेके Q तक की वैल्यू, ये वाली वैल्यू मालूम करना चाह रहा हूँ। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यानी कि थीटा के सामने वाली साइड वो कौन सी है? वो है S2 से लेके Q वाली साइड। तो हम लिख देते हैं साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया S2Q, ठीक है जी। और अपॉन में आना चाहिए हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री के सामने, ये है 90 डिग्री।
तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी हो गई, S1 और S2 तक का डिस्टेंस, और उसको हमने किससे शो करा है, D से शो करा है। ठीक है जी, तो ये आ गया, ये पूरा साइन थीटा ही है, एस मैंने लिख तो दिया एक्चुअली साइन थीटा है। तो हमें S2Q जो कि पाथ डिफरेंस है, दोनों के रास्ते का फ़र्क है, वो निकालेंगे तो D जो है वो साइन थीटा के साथ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है D साइन थीटा। तो आप देख लो, ये पाथ डिफरेंस या दो रेस के दरमियान जो डिफरेंस है उसको मालूम करने का तरीक़ेकार है कि छोटी रे से बड़ी रे की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है यही पार्ट डिफरेंस है, अगर इसको निकाल दें तो देख लो R1 और R2 बराबर ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है नहीं, और बाकी ये कि हमने इसको ट्रिग्नोमेट्री से मालूम कर लिया कि पार्ट डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है, D साइन थीटा के बराबर है। ठीक है जी, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर क्या होता है, देखो हमें पता है पार्ट डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल होता है लैम्डा का। ठीक है ना, ये हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और जो इंटरफेरेंस वाला लेक्चर है उसके अंदर कवर कर चुके हैं, नहीं देखा तो उसको लाजमी जाके देखना वरना क्लियर नहीं हो पाएगी बात। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए शर्त यह है कि पार्ट डिफरेंस m लैम्डा के बराबर होना चाहिए, दोनों वेव्स के दरमियान का फ़र्क m लैम्डा के बराबर होना चाहिए। और फिलहाल क्योंकि हम ड्राइव कर चुके हैं कि पार्ट डिफरेंस d साइन थीटा के बराबर है, तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि d साइन थीटा किसके बराबर होगा, m लैम्डा के। और m क्या हो सकता है, m हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, ये सब उस लेक्चर के अंदर हमने कवर किया है। हाँ, ये याद रखना कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो होता है वो 0 डिग्री पे बनता है, और 0 डिग्री का मतलब हो गया m इज़ इक्वल टू 0, तो इसको 0 ऑर्डर मैक्सिमम कहा जाता है, यानी कि पहला जो मैक्सिमम है वो 0 ऑर्डर मैक्सिमम है। ठीक है जी, सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। नाउ फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये भी हम ड्राइव कर चुके हैं कि उसके लिए पार्ट डिफरेंस m प्लस हाफ लैम्डा के बराबर होता है, और पार्ट डिफरेंस हम लोग ड्राइव कर चुके हैं कि वो d साइन थीटा है। सो इन दिस केस d साइन थीटा इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा, जिसे हम मिनिमा भी कहते हैं। और फिर वो बातें m 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 समथिंग हो सकता है। अच्छा, अब ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो पोजीशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस हम मेजर करते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से। ठीक है, जैसे पॉइंट सी से फिगर में हमने शो किया था, सिंस द डिस्टेंस L, जो L डिस्टेंस था स्लिट्स का स्क्रीन से जो डिस्टेंस था, ठीक है जी, एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, स्लिट्स के दरमियान का डिस्टेंस तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो कि D है वो बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, D जो है वो बहुत छोटी वैल्यू है, जबकि L उसके लिहाज से बहुत बड़ी वैल्यू है। L मीटर्स में होता है और ये जो है कुछ मिलीमीटर्स के अंदर होता है, तो जाहिर सी बात है बहुत डिफरेंस है। तो एंगल जो बनेगा, जो थीटा बनेगा, वो बहुत ही कम होगा, वेरी स्मॉल एंगल होगा। और अगर स्मॉल एंगल होता है तो स्मॉल एंगल्स के लिए एक शर्त है, साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है जी, साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। और ये वैल्यू हम ले रहे हैं फ्रॉम ट्राइंगल OQP। अब मैं पहले वो ट्राइंगल दिखा देता हूँ, लेकिन आप ये प्रॉपर्टी याद रखना कि साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कब होता है, फॉर स्मॉल एंगल्स। और एंगल क्यों स्मॉल है ये बात मैंने समझा दी, जो D डिस्टेंस है वो बहुत कम है और जो L है वो उसके लिहाज से ज़्यादा है, तो एंगल कम ही बन रहा होगा। ठीक है, दोबारा देखो फिगर को, तो देख लो ये जो डिस्टेंस है ना ये L है, तो अभी मैं एक ट्राइंगल सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे डॉटेड O, ये वाला P, ठीक है जी, और ये वाला डिस्टेंस। ठीक है ना, ये जो ट्राइंगल नज़र आ रहा है पूरा, ये PC और फिर यहाँ से P से O तक और फिर O से C तक, ये वाला एक ट्राइंगल सपोज कर रहे हैं। तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये वाला एंगल छोटा होगा, क्योंकि याद रखो S1 से S2 बहुत छोटी वैल्यू है और L बहुत बड़ी वैल्यू है। L जितना बढ़ता चला जाएगा याद रखना एंगल उतना छोटा होता चला जाएगा। ठीक है जी, तो प्रॉपर्टी के मुताबिक साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा। अब ये जो हमारा डॉटेड ट्राइंगल है ना OPC, इस ट्राइंगल से आप ज़रा टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड वो कौन क्या है, वो है y। ठीक है जी, ये y आ गया परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड। ठीक है, जिसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है बेस की। बेस होगा O से लेके C तक का डिस्टेंस। ठीक है ना, इस ट्राइंगल के अंदर OPC के अंदर हमें चाहिए टेन थीटा की वैल्यू, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया P से C जो कि y के बराबर है, और बेस हो गया O से लेके C जो कि L के बराबर है। इसी वजह से हमने यहाँ पे लिखा कि साइन थीटा क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली टेन थीटा के बराबर है, और उसी ट्राइंगल से जब टेन थीटा की वैल्यू निकाली तो वो किसके बराबर आ गई, y ओवर L के। तो देख लो जो पार्ट डिफरेंस हम ले रहे थे वैल्यू D साइन थीटा के बराबर, अब वो किसके बराबर हो सकता है, वो बराबर हो सकता है dy ओवर L के बराबर।
ठीक है जी, डी वाई ओवर एल, क्योंकि साइन थीटा की जगह टेन थीटा आया और टेन थीटा की जगह वाई ओवर एल। ओके, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। तो ब्राइट फ्रिंजेस का पार्ट डिफरेंस हमें पता है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा होता है, और साइन थीटा क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली टेन थीटा के बराबर है ड्यू टू स्मॉल एंगल, और वो खुद बराबर था वाई अपॉन एल के। तो वाई ही पोजीशन है कि कितनी हाइट के ऊपर, सेंटर से कितना ऊपर जाने पर ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे। तो वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा एम लैम्डा एल ओवर डी। अब पहला कहाँ होगा, तो एम की जगह पे ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। दूसरा ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगा, एम की जगह पे वन आएगा तो सिर्फ क्या आ जाएगा, लैम्डा एल ओवर डी, ये आ गया। एम की जगह पे टू रखने पे टू लैम्डा एल ओवर डी। सिमिलरली ये सारी की सारी जो पोजीशंस आई हैं, ये हैं पोजीशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। फिर इसी तरीके से पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस निकाल सकते हैं। पार्ट डिफरेंस वही डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस हाफ लैम्डा फाइंड कर चुके थे अभी। साइन थीटा क्योंकि टेन थीटा के बराबर है स्मॉल एंगल होने की वजह से, और टेन थीटा वो जो बड़ा वाला ट्राइंगल था उसके मुताबिक वाई ओवर एल के बराबर है। तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी एम प्लस हाफ लैम्डा एल ओवर डी। अब पहले फ्रेंच के लिए एम की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, वन अपॉन टू लैम्डा एल ओवर डी। तो ये हो गया, टू नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन टू डी, लैम्डा एल ओवर टू डी। एम की जगह पे अगर वन रखेंगे तो वन प्लस हाफ थ्री अपॉन टू होता है, तो ये हो जाएगा थ्री लैम्डा एल ओवर डी, ये आ गया थ्री लैम्डा एल ओवर टू डी। सिमिलरली टू रखेंगे तो टू प्लस हाफ ढाई, ढाई होता है फाइव अपॉन टू के बराबर, तो ये हो जाएगा फाइव ओवर टू, और बाकी लैम्डा एल ओवर डी आ जाएगा। सिमिलरली इसका मतलब ऑड नंबर्स चलेंगे, 1 3 5 7 9, और ये सारी पोजीशंस हैं कौन से फ्रिंजेस की, डार्क फ्रिंजेस की। अब है हमारा आखिरी काम, फ्रिंज स्पेसिंग। फ्रिंज स्पेसिंग का मतलब कोई से दो कंसेक्यूटिव डार्क या दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान का डिस्टेंस फ्रिंज स्पेसिंग कहलाता है, कि फ्रिंजेस कितने दूर दूर हैं। तो बहुत ही आसानी से मालूम कर सकते हैं फ्रिंज स्पेसिंग, जिसे डेल्टा एक्स से शो कर रहे हैं, और वो क्या होगा, कोई से भी दो फ्रिंजेस ब्राइट या डार्क के दरमियान का डिस्टेंस निकाल लो। तो देखो पहला ब्राइट फ्रिंज कहाँ बना था, ज़ीरो पर। अभी इससे पहले अगर याद नहीं है तो वीडियो को रिवर्स करके देख लो। पहला ब्राइट फ्रिंज ज़ीरो पे बना था और दूसरा ब्राइट फ्रिंज बना था लैम्डा एल ओवर डी पे। और मैं यही कह रहा हूँ कि दो कंसेक्यूटिव ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस के दरमियान का फासला ही फ्रिंज स्पेसिंग है। तो चलो टू और वन के दरमियान का फ़र्क निकाल लेते हैं, दूसरे ब्राइट और पहले ब्राइट फ्रिंज का। तो लैम्डा एल ओवर डी माइनस ज़ीरो, ऑब्वियस सी बात है आंसर आएगा लैम्डा एल ओवर डी। तो फ्रिंज स्पेसिंग जो है कि फ्रिंजेस कितनी दूर दूर बनेंगे वो डिपेंड करता है इस फॉर्मूले पे, जिसके मुताबिक अगर एल डी एक्स डेल्टा एक्स नोन है तो हम वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रिंज स्पेसिंग डिपेंड किस किस चीज़ पे कर रही है, वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है। ठीक है जी, एल पे डिपेंड कर रही है और डी पर। अच्छा वो तो खैर कांस्टेंट होते हैं, लेकिन हम ये देख सकते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में वेवलेंथ पर डिपेंड कर रही होती है। लेकिन हाँ, लेंथ बढ़ाने से यानी कि स्क्रीन का फासला बढ़ाने से फ्रिंजेस के दरमियान का फासला बढ़ेगा, यानी कि फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ेगी। और स्लिट्स, ये जो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स है ना डी, ये जितना कम होगा उतना बेहतर है। ठीक है ना, वरना तो हमें ये जो फ्रिंजेस हैं ये बिल्कुल मिले मिले नज़र आएंगे, तो हम पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये ब्राइट फ्रिंज है डार्क फ्रिंज है क्या है, बिल्कुल मिक्सअप हो जाता है। तो देखो माइकलसन इंटरफेरोमीटर इन्वेंट किया था एक अमेरिकन फिजिसिस्ट, और वो खुद हैं माइकलसन। और ये जो इन्वेंशन थी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन साबित हुई नेचर ऑफ लाइट को स्टडी करने में। और जो लेटर पार्ट था ना 19th सेंचुरी का, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार अदा करा था माइकलसन के इंटरफेरोमीटर में। क्योंकि जो लोग अरेंजमेंट नहीं कर सकते डबल स्लिट वाली, यंग ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो और वो इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो उनमें उनके लिए सबसे आसान तरीकेकार ये है कि वो उसको ऑब्जर्व करें विद द हेल्प ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर की कंस्ट्रक्शन किस तरीके से है। तो देखो माइकलसन इंटरफेरोमीटर के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक सोर्स, और ये जो सोर्स है ना, ये है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि एक वेवलेंथ वाली, यानी कि सेम कलर वाली। आप ऐसा कर लो कि मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सेम कलर, और सेम कलर का मतलब एक्चुअली देखा जाए तो वो होता है सेम वेवलेंथ, यानी कि इससे जो सारी की सारी वेव्स निकलेंगी वो सेम कलर की होंगी, यानी कि सेम वेवलेंथ की होंगी। तो हमारे पास एक सोर्स आ गई है जो कि है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। फिर हमारे पास एक ग्लास प्लेट है और उसको हमने पार्शियली सिल्वर किया हुआ है, और उस प्लेट को हमने नाम दे दिया है सी का, और ये प्लेट कहलाती है बीम स्प्लिटर। बीम स्प्लिटर का काम है बीम जो आएगी लाइट की
उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करना। और ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं ना, ये जो हमने लगाई हुई है ग्लास प्लेट, ये हमने बेंड की हुई है 45 डिग्री पे, यानी कि सीधी नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो रे के लिहाज से ये 45 डिग्रीज के ऊपर हमने बेंड की हुई है, ताकि मतलब ये समझ में आएगा वर्किंग के अंदर कि हमने क्यों ऐसा किया। बहरहाल इस गिलास प्लेट का नाम है सी, और हमने इसको नाम दिया बीम स्प्लिटर, इसका काम भी यही है कि बीम को स्प्लिट करना। इसी के साथ साथ एक और हमने ग्लास प्लेट लगाई है, डी का नाम दिया उसे हमने, और ये ग्लास प्लेट है कंपनसेटर, जो कि कंपनसेट करेगी। किस चीज़ को कंपनसेट करेगी वो भी मैं वर्किंग में बताता हूँ। और ये एक सिंपल ग्लास प्लेट है जिसमें बिल्कुल भी कोई पॉलिश नहीं हुई है। बीम स्प्लिटर तो पार्शली सिल्वर थी, बट जो कंपनसेटर है उस पर बिल्कुल भी पॉलिशिंग नहीं की गई है, बस एक सीधी सी ग्लास प्लेट है। फिर उसी के सामने एक फिक्स मिरर लगा हुआ है जो कि है M1। ये फिक्स मिरर है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। और फिर इसी के परपेंडिकुलर एक दूसरा मिरर लगा हुआ है, और ये है मूवेबल मिरर, जिसको हमने नाम दिया हुआ है M2 का। तो याद रखना है कि M1 जो है वो फिक्स्ड मिरर है, और M2 जो है वो है मूवेबल मिरर। तो ये ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है हमारे पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर की। नाउ अब ये देख लेते हैं कि किस तरीके से वर्किंग होती है रे, किस तरीके से हम इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो रे ऑफ लाइट निकली इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स से, वो पहुंचेगी बीम स्प्लिटर के पास, और जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो बीम स्प्लिटर उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देगा। एक पार्ट 45 डिग्रीज पे जो बेंड हुआ है, इस वजह से वो पार्ट ऊपर रिफ्लेक्ट होगा और चला जाएगा टुवर्ड्स मूवेबल मिरर, और दूसरा पार्ट जो है रे का, वो इसी ग्लास प्लेट के थ्रू आगे रिफ्लेक्ट होगा और फिर पास होगा कंपनसेटर से और यहाँ तक पहुँचेगा। अब मैं आपको रोल बता देता हूँ कि कंपनसेटर का रोल क्या है। बेसिकली देखो, इंटरफेरेंस के लिए ऑलरेडी हम लोग शर्त पढ़ चुके हैं कि इंटरफेरेंस के लिए ज़रूरी होता है कि दोनों जो लाइट रेज हों वो मोनोक्रोमेटिक हों। तो भाई बात यह है कि जो रे है, एक ही रे थी, उसके हमने दो हिस्से करे, तो मोनोक्रोमेटिक तो होगी होगी। बट जिन दोनों रेस का हमें इंटरफेरेंस करना है ना, उन दोनों का पूरा जो है ना वो कोहेरेंट होनी चाहिए, यानी कि ऐसा समझ लो कि उनकी जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, वो सेम सिचुएशन से गुजरती हुई आनी चाहिए। और ऐसा कह लो कि उनका जो ऑप्टिकल पाथ है थ्रू डेंसर मीडियम, जो वो डेंसर मीडियम से ट्रेवल करती हैं, वो इक्वल होना चाहिए। तो ये वाली जो रे है ना, ये यहाँ से इस डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई, और फिर इस मूवेबल मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, और फिर दोबारा से उसने इस ग्लास प्लेट से गुजरना है। ठीक है, जबकि अगर मैं आगे कोई प्लेट नहीं लगाता तो ये रे सीधी सीधी यहाँ से गुजरती और फिर वापस आ जाती। तो क्योंकि दोनों रेस के ऑप्टिकल पाथ में चेंज आ जाता, तो हम इंटरफेरेंस को क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, या तो पूरा ऑब्जर्वेशन होती। तो इस वजह से जानबूझ के जो रे है लंबी वाली जो कि जा रही है टुवर्ड्स फिक्स्ड मिरर, उसको हमने एक ग्लास प्लेट से गुजारा, ताकि दोनों रेस का जो ऑप्टिकल पाथ है वो बिल्कुल सेम हो, हिस्ट्री बिल्कुल सेम हो, यानी कि दोनों रेस कोहेरेंट होंगी और फिर आगे जाके इंटरफेरेंस कर सकती हैं। तो ये रे ऊपर गई मूवेबल मिरर के पास, ये गई आगे फिक्स मिरर के पास। ये जो फिक्स मिरर से रे टकराई, वो टकराने के बाद वापस आई और फिर दोबारा से कंपनसेटर से पास हुई, ताकि दोनों की हिस्ट्री सेम हो जाए, और वो पहुंचती है बीम स्प्लिटर के पास। ठीक है, और फिर क्या होगा, बीम स्प्लिटर से टकराने के बाद यकीनन कुछ पार्ट सामने की तरफ भी जाएगा, लेकिन वो हमने बनाया नहीं, क्योंकि फिलहाल वो मकसद नहीं है। फिलहाल वो जो रिफ्लेक्ट होकर नीचे की तरफ आया उसको हमने बना लिया। ठीक है ना, जो रे वापस आ रही थी वो बीम स्प्लिटर से, वो पार्ट मैंने बनाया जो कि रिफ्लेक्ट होकर नीचे की तरफ आ रहा है, और 45 डिग्री पे बैंड था ना, इस वजह से वो नीचे की तरफ वापस आया। फिर ये है कि जो ऊपर रे गई थी मोबाइल मिरर के पास, वो उससे टकरा के नीचे की तरफ वापस आएगी। अब ये एक ही रे थी जिसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक करा, और हमने कोशिश करी कि ऑप्टिकल पाथ भी सेम रहे, हिस्ट्री सेम रहे। तो भाई ये बिल्कुल कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक रेस थी, जो कि आके इंटरफेरेंस करेंगी, और हमें इंटरफेरेंस पैटर्न नज़र आएगा, जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ आई। ठीक है ना, हम खुद ही देखेंगे तो हमें नज़र आ जाएगा इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। ये है ओवरऑल वर्किंग ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है, और फॉर्मूले की डेरिवेशन के लिए और देख लेते हैं। एक हमने लेंथ नाम दे दिया है L1। L1 है फिक्स्ड मिरर का डिस्टेंस जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और फिर ये जो रे पास हो रही थी वहाँ से M2 तक का डिस्टेंस, यानी कि मूवेबल मिरर तक का जो डिस्टेंस है उसको नाम दे दिया L2 का। तो दो डिस्टेंस हो गए L1 एंड L2। तो देख लेते हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न किस किस्म के मिलते हैं इंटरफेरोमीटर में। कुछ इस किस्म के होते हैं, तीन एग्जांपल्स हैं। डार्क ब्राइट हमें सर्कुलर फ्रिंजेस मिलते हैं इन द माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है ना, तो मैंने इस वजह से रख दिया ताकि आइडिया हो कि कैसे फ्रिंजेस मिलते हैं। अब देख लेते हैं फर्दर वर्किंग किस किस्म से होगी।
L1 और L2 अगर एग्जैक्टली इक्वल हैं, ठीक है, एंड द मिरर्स M1 एंड M2 आर नॉट परपेंडिकुलर, देन अ वेज फिल्म विल बी ऑब्टेन्ड अंडर दिस कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो वर्चुअल इमेज है M1 और मिरर M2 का, वो बिहेव करेगा बिल्कुल जाहिर सी बात है टू सरफेसेस ऑफ अ वेज फिल्म, जो वेज फिल्म यहाँ पे बन रही है। तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन होंगे बिल्कुल उसी तरीके से होंगे जैसा कि थिन फिल्म इंटरफेरेंस के अंदर होते हैं, थिन वेज शेप फिल्म में, ठीक है ना। तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाएंगे इन दिस केस, जो कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर की वर्किंग भी है। नाउ अब मैं चाह रहा हूँ कि वेवलेंथ कैलकुलेट कर लूँ। तो देखो वेवलेंथ की कैलकुलेशन के लिए लेट द एक्सटेंडेड सोर्स जो है मोनोक्रोमेटिक है, उसकी वेवलेंथ है लैम्डा, और हम मूवेबल मिरर जो M2 है उसको मूव कराते हैं डिस्टेंस लैम्डा बाय 4। तो पार्ट डिफरेंस हमें मिलता है दोनों रेस के दरमियान में लैम्डा बाय 2 का, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक सपोजिशन के लिहाज से बता रहा हूँ, ऐसी होती नहीं है वेवलेंथ, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर वेवलेंथ जो है हम सपोज कर लेते हैं कि लाइट की 100 है, ठीक है, और मैं मूवेबल मिरर जो है ना M2 उसको मूव करवा रहा हूँ डिस्टेंस लैम्डा बाय 4। लैम्डा बाय 4 का मतलब हो गया यानी कितना डिस्टेंस कवर कराऊंगा, मैं डिस्टेंस कवर कराऊंगा 25। अगर वो 100 ऊपर फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर है तो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कराऊंगा। तो पार्ट डिफरेंस आएगा लैम्डा बाय 2, यानी कि पार्ट डिफरेंस आ जाएगा लैम्डा 100 था, लैम्डा बाय 2 करेंगे तो पार्ट डिफरेंस हमें कितने का मिलेगा, पार्ट डिफरेंस मिलेगा हमें 50 का, और एक डार्क फ्रिंज अपेयर हो जाएगा इन प्लेस ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है ना, वो रिप्लेस कर लेगा। हमने एक बार फिर करके देखा कि M2 को अगर मैं मूव करा रहा हूँ लैम्डा बाय 2, ठीक है ना, अब मैं कितना मूव करा रहा हूँ लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 का मतलब क्या हो गया, लैम्डा बाय 2 का मतलब हो गया 50। तो जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है वो लैम्डा के बराबर आ रहा है, यानी कि उसी का डबल आ रहा है। डबल आने का मतलब दोबारा से कितना आ जाएगा 100। तो ये बात हमने ऑब्जर्व करी, और फिर क्या होगा, अगेन डार्क फ्रिंज रिप्लेस करा देगा एक ब्राइट फ्रिंज को। तो हमेशा जो आ रहा है वो डबल आ रहा है, ठीक है ना, और एक ब्राइट फ्रिंज रिप्लेस, एक डार्क फ्रिंज रिप्लेस करा देता है ब्राइट फ्रिंज को। तो इन दी एंड अगर फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं, फ्रिंजेस देखे जा रहे हैं एक टेलीस्कोप की मदद से, और M ब्राइट फ्रिंजेस मिल रहे हैं, ठीक है, जबकि हमने M2 को कितना मूव कराया था, हमने M2 को X मूव कराया था। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा X इज इक्वल टू M लैम्डा ओवर 2। तो अगर हम डिस्टेंस X कवर कराते हैं उस मूवेबल मिरर को, तो जो फॉर्मूला अप्लाई होगा यानी कि जो वेरीफाई होगा वो होगा M लैम्डा बाई 2। और M मैंने आपको बताया कि M ब्राइट फ्रिंजेस है, ब्राइट फ्रिंजेस की तादाद है 10-12 जितनी भी हो। तो अगर इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 2x ओवर M के, यानी कि अगर मुझे मैं काउंट कर लूँ कि कितने फ्रिंजेस बन रहे हैं, और x क्योंकि हम मेजर करेंगे कि हमने कितना मूवेबल मिरर को मूव कराया, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो यही एक बेसिक आइडिया है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का, कि उसकी मदद से मैं लाइट की वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो दैट्स इट। आई होप समझ में आ गया होगा कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर की क्या अहमियत है और किस तरीके से हम उससे नंबर ऑफ फ्रिंजेस, लेंथ वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज रह गई हैं तो उन्हें लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।